बयान 17। चपला कोई साधारण औरत न थी। खूबसूरती और नजाकत के अलावा उसमें ताकत भी थी। दो चार आदमियों से लड़ जाना या उनको गिरफ्तार कर लेना उसके लिए एक अदना सा काम था। शस्त्र विद्या को पूरे तौर पर जानती थी। अय्यारी के फन के अलावा और भी उसमें कई गुण थे। गाने बजाने में उस्ताद, नाचने में कारीगर, आतिशबाजी बनाने का बड़ा शौक। कहां तक लिखें, क्या बताएं। कोई फन ऐसा न था जिसको चपला न जानती हो। रंग उसका गोरा, बदन हर जगह सुडौल, नाजुक हाथ पांव की तरफ ख्याल करने से यही जाहिर होता था कि इसे एक फूल से मारना खून करना है। उसको जब कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ती थी तो अपनी खूबसूरती जानबूझकर बिगाड़ डालती थी या फिर भेस बदल लेती थी। अब इस वक्त शाम हो गई, बल्कि कुछ रात भी जा चुकी है। चंद्रमा अपनी पूरी किरणों से निकला हुआ है। चपला अपनी असली सूरत में चली जा रही है। अय्यारी का बटुआ बगल में लटकाए, कमंद कमर में कसे और खंजर भी लगाए हुए जंगल ही जंगल कदम बढ़ाई जा रही है। तेज सिंह की याद ने उसको ऐसा बेकल कर दिया है कि अपने बदन की खबर नहीं। उसको ये मालूम नहीं कि वो किस काम के लिए बाहर निकली है या कहां जा रही है। उसके आगे क्या है, पत्थर है या गड्ढा, नदी है या नाला। खाली पैर बढ़ाए जाना, यही उसका काम है। आंखों से आंसू की बूंदें गिर रही है। सारा कपड़ा भीग गया है। थोड़ी थोड़ी दूर पर ठोकर खाती है। उंगलियों से खून गिर रहा है, मगर उसको इसका कुछ ख्याल नहीं। आगे एक नाला आया जिस पर चपला ने कुछ ध्यान न दिया और थम से उस नाले में गिर पड़ी। सिर फट गया, खून निकलने लगा। कपड़े बदन के सब भीग गए। अब उसको इस बात का ख्याल हुआ कि तेज सिंह को छुड़ाने या खोजने निकली है। उसके मुंह से झट ये बात निकली, हाय प्यारे, मैं तुमको बिल्कुल भूल गई। तुम्हें छुड़ाने की फिक्र मुझको जरा भी न रही। उसी की ये सजा मिली। अब चपला संभल गई और सोचने लगी कि वो किस जगह है। खूब गौर करने पर उसे मालूम हुआ कि रास्ता बिल्कुल भूल गई है और एक भयानक जंगल में आ फंसी है। कुछ क्षण के लिए तो वो बहुत डर गई, मगर फिर दिल को संभाला, उस खतरनाक नाले के पीछे फिरी और सोचने लगी, इसमें तो कोई शक नहीं कि तेज सिंह को महाराज शिवदत्त के अय्यारों ने पकड़ लिया है, तो जरूर चुनारगढ़ ही ले गए होंगे। पहले वही खोज करनी चाहिए। जब न मिलेंगे तो दूसरी जगह पता लगाऊंगी। ये विचार कर चुनारगढ़ का रास्ता ढूंढने लगी। हजार खराबी से आधी रात गुजर जाने के बाद रास्ता मिल गया। अब सीधे चुनारगढ़ की तरफ पहाड़ ही पहाड़ चल निकली। जब सुबह करीब हुई तो उसने अपनी सूरत एक मर्द सिपाही की सी बना ली। नहाने धोने, खाने पीने की कुछ फिक्र नहीं, सिर्फ रास्ता तय करने की उसको धुन थी। आखिर भूखी प्यासी शाम होते चुनारगढ़ पहुंची। दिल में ठान लिया था कि जब तक तेज सिंह का पता ना लगेगा अन्न जल ग्रहण न करूंगी। कहीं आराम न किया, इधर उधर ढूंढने और तलाश करने लगी। एकाएक उसे कुछ चालाकी सूझी। उसने अपनी पूरी सूरत पन्नालाल की बना ली और घसीटा सिंह अय्यार के डेरे पर पहुंचे। हम पहले ही बता चुके हैं कि 6 अय्यारों में से 4 अय्यार विजयगढ़ गए हैं और घसीटा सिंह और चुन्नीलाल चुनारगढ़ में ही रह गए हैं। घसीटा सिंह पन्नालाल को देखकर उठ खड़े हुए और साहब सलामत के बाद पूछा, कहो पन्नालाल, अब की बार किसको लाए? पन्नालाल, इस बार लाए तो किसी को नहीं, सिर्फ इतना पूछने आए हैं कि नाजिम यहाँ है या नहीं। उसका पता नहीं लगता। यहां तो नहीं आया। अच्छा, फिर उसको पकड़ा किसने? वहां तो अब कोई अय्यार नहीं है। घसीटा सिंह, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वहां और कोई अय्यार है भी या नहीं। सिर्फ तेज सिंह का नाम तो मशहूर था, सो कैद हो गए। इस वक्त किले में बंद पड़े रोते होंगे। पन्नालाल, खैर कोई हर्ज नहीं, पता लग ही जाएगा। अब जाता हूं, रुक नहीं सकता। ये कहकर नकली पन्नालाल वहां से रवाना हुए।
अब चपला का जी ठिकाने हुआ। यह सोचकर कि तेज सिंह का पता लग गया और वो यहीं मौजूद है, कोई हर्ज नहीं, जिस तरह होगा छुड़ा लेगी। वो मैदान में निकल गई और गंगा जी के किनारे बैठ अपने बटुए में से कुछ मेवा निकाल के खाया। गंगा जल पी के निश्चिंत हुई और तब अपनी सूरत एक गाने वाली औरत की बनाई। चपला को खूबसूरत बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो खुद ऐसी थी कि 1000 खूबसूरतों का मुकाबला करे, मगर इस सबब से कि कोई पहचान ले उसको अपनी सूरत बदलनी पड़ी। जब हर तरह से लैस हो गई, एक बंशी हाथ में ले राजमहल के पिछवाड़े की तरफ जाकर एक साफ जगह देखकर बैठ गई और चढ़ी आवाज में एक बिरहा गाने लगी। एक बार फिर स्वयं गाकर फिर उसी गत को बंशी पर बजाती। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। राजमहल में शिवदत्त महल की छत पर महारानी के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे। एकाएक गाने की आवाज उनके कानों में गई और महारानी ने भी सुनी। दोनों ने बातें करना छोड़ दिया और कान लगाकर गौर से सुनने लगे। थोड़ी देर बाद बंशी की आवाज आने लगी, जिसका बोल साफ मालूम पड़ता था। महाराज की तबीयत बेचैन हो गई। झट लौंडी को बुलाकर हुक्म दिया, सुनो, किसी को कहो अभी जाकर उसको इस महल के नीचे ले आए जिसके गाने की आवाज आ रही है। हुक्म पाते ही पहरेदार दौड़ गए। देखा कि एक नाजुक बदन बैठी गा रही है। उसकी सूरत देखकर लोगों के होश हवास ठिकाने न रहे। बहुत देर के बाद बोले, महाराज ने महल के करीब आपको बुलाया है और आपका गाना सुनने के बहुत मुश्ताक हैं। चपला ने कुछ इनकार न किया। उन लोगों के साथ साथ महल के नीचे चली आई और गाने लगी। उसके गाने ने महाराज को बेताब कर दिया। दिल को रोक न सके। हुक्म दिया कि उसको दीवान खाने में ले जाके बैठाया जाए और रोशनी का बंदोबस्त हो। हम भी आते हैं। महारानी ने कहा, आवाज से ये औरत मालूम होती है, क्या हर्ज है अगर महल में बुला ली जाए। महाराज ने कहा, पहले उसको देख समझ लें, तो फिर जैसा होगा किया जाएगा। अगर यहां आने लायक होगी तो तुम्हारी भी खातिर कर दी जाएगी। हुक्म की देर थी। सब सामान लैस हो गया। महाराज दीवान खाने में जा बिराजे। बीबी चपला ने झुककर सलाम किया। महाराज ने देखा एक औरत निहायत हसीन, रंग गोरा, सुरमई रंग की साड़ी और धानी बूटीदार चोली दक्षिणी ढंग पर पहने, पीछे से लांग बांधे, खुला सा गड़ारीदार जोड़ा कांटे से बांधे, जिस पर छोटा सा सोने का फूल, माथे पर एक बड़ा सा रोली का टीका लगाए, कानों में सोने की निहायत खूबसूरत जड़ाऊ बालियां पहने, नाक में सरजा की नथ, एक टीका सोने का और घुंघरूदार पटड़ी गूथन के गले में पहने, हाथ में बिना घुंडी का कड़ा और छंदेली जिसके ऊपर काली चूड़ियां, कमर में लच्छेदार गर्दनी और पैर में सांकड़ा पहने अजब आन बान से सामने खड़ी है। गहना तो मुख्तसर ही है, मगर बदन की गठाई और सुडौली पर इतना ही आफत हो रहा है। गौर से निगाह करने पर एक छोटा सा तिल ठोडी के बगल में देखा, जो चेहरे को और भी रौनक दे रहा था। महाराज के होश जाते रहे। अपनी महारानी साहिबा को भूल गए जिस पर रीझे हुए थे। झट मुंह से निकल पड़ा, वाह क्या कहना है। टकटकी बंद गई। महाराज ने कहा, आओ यहां बैठो। बीबी चपला कमर को बल देती हुई अटखेलियों के साथ कुछ नजदीक जा सलाम करके बैठ गई। महाराज उसके हुस्न के रौब में आ गए। ज्यादा कुछ कह न सके, एकटक सूरत देखने लगे। फिर पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? कौन हो? क्या काम है? तुम्हारे जैसी औरत का अकेली रात के समय घूमना ताज्जुब में डालता है। उसने जवाब दिया, महाराज मैं ग्वालियर की रहने वाली पटलापा कत्थक की लड़की हूं। रंभा मेरा नाम है। मेरा बाप बड़ा भारी गवैया था। एक आदमी पर मेरा जी आ गया। बात की बात में वो मुझसे गुस्सा होकर चला गया। उसी की तलाश में मारी मारी फिरती हूं। क्या करूं?
अक्सर दरबारों में जाती हूँ कि शायद कहीं मिल जाए, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा भारी कवैया है। सो ताज्जुब नहीं किसी दरबार में ही हो। इस वक्त तबीयत की उदासी में यूं ही कुछ गा रही थी कि सरकार ने याद कर लिया, सो हाजिर हुई। महाराज ने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत भली है, कुछ गाओ तो अच्छी तरह सुनो। चपला ने कहा, महाराज ने इस नाचीज पर बड़ी मेहरबानी की, जो नजदीक बुला के बैठाया और लौंडी को इज्जत दी। अगर आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो अपने मुलाजिम सफरदारों यानी साज बनाने वालों को तलब करें, वो लोग साथ दें तो कुछ गाने का लुत्फ आए। अब वैसे मैं हर तरह से गाने को तैयार हूं। यह सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और हुक्म दिया कि सपर्दा हाजिर किए जाएं। प्यादे दौड़ गए और सपर्दाओं का सरकारी हुक्म सुनाया। वो सब हैरान हो गए कि 3 पहर रात गुजरे, महाराज को क्या सूझी है, मगर लाचार होकर आना ही पड़ा। आकर के जब एक चांद के टुकड़े को सामने देखा तो तबीयत खुश हो गई। कुढ़े हुए आए थे मगर अब खिल गए। झट साज मिला करीने से बैठे चपला ने गाना शुरू किया। अब क्या था, साजो सामान के साथ गाना पिछली रात का समा महाराज को पुत बना दिया। सपर्दा भी दंग रह गए। तमाम इल्म आज खर्च करना पड़ा। बेवक्त की महफिल थी, इस पर भी बहुत से आदमी जमा हो गए। 2 चीज दरबारी की गाई थी कि सुबह हो गई। फिर भैरवी गाने के बाद चपला ने बंद करके अर्ज किया, महाराज अब सुबह हो गई, मैं भी कल की थकी हूं क्योंकि बहुत दूर से आई थी। अब हुक्म हो तो रुखसत हूं। चपला की बात सुनकर महाराज चौंक पड़े। देखा तो सचमुच सवेरा हो गया है। अपने गले से मोती की माला उतार कर इनाम में दी और बोले, अभी हमारा जी तुम्हारे गानों से बिल्कुल नहीं भरा है, कुछ रोज यहां ठहरो फिर जाना। रंभा ने कहा, अगर महाराज की इतनी मेहरबानी लौंडी के हाल पर है तो मुझको रहने में कोई हर्ज नहीं। महाराज ने हुक्म दिया कि रंभा के रहने का पूरा बंदोबस्त हो और आज रात की महफिल को आम महफिल का सामान किया जाए। हुक्म पाते ही सब सरंजाम हो गया। एक सुंदर मकान में रंभा का डेरा पड़ गया। नौकर मजदूर सब तैनात कर दिए गए। आज की रात आज की महफिल थी। अच्छे आदमी सब इकट्ठे हुए। रंभा भी हाजिर हुई, सलाम करके बैठ गई। महफिल में कोई ऐसा न था जिसकी निगाह रंभा की तरफ न हो। जिसको देखो लंबी सांसें भर रहा है। आपस में सब यही कहते हैं कि वाह क्या भोली सूरत है। क्यों, आज तक ऐसी हसीना कभी देखी है तुमने? रंभा ने गाना शुरू किया। अब जिसको देखिए मिट्टी की मूरत हो रहा है। एक गीत गाकर चपला ने अर्ज किया, महाराज एक बार नौगढ़ में राजा सुरेंद्र सिंह की महफिल में लौंडी ने गाना गाया था। वैसा गाना आज तक मेरा फिर न जमा। वजह यह थी कि उनके दीवान के लड़के तेज सिंह ने मेरी आवाज के साथ मिलकर बीन बजाई थी। हाय, मुझको वो महफिल कभी न भूलेगी। 2-4 रोज हुए मैं फिर नौगढ़ गई थी। मालूम हुआ कि वो गायब हो गया। तब मैं भी वहां न ठहरी, तुरंत वापस चली आई। इतना कहकर रंभा अटक गई। महाराज तो उस पर दिलो जान दिए बैठे थे। बोले, तेज सिंह, आजकल तो वो मेरे यहां पर कैद है, पर मुश्किल तो यह है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और कैद की हालत में वो कभी बीन नहीं बजाएगा। रंभा ने कहा, अच्छा महाराज, जब वो मेरा नाम सुनेगा तो जरूर इस बात को कबूल करेगा। मगर उसको एक तरीके से बुलाया जाए। वो अलबत्ता मेरा संग देगा नहीं तो मेरी भी न सुनेगा, क्योंकि वो बड़ा जिद्दी है। महाराज ने पूछा, वो कौन सा तरीका है? रंभा ने कहा, महाराज एक तो उसके बुलाने के लिए ब्राह्मण जाए, और वो ब्राह्मण उम्र में 20 वर्ष से ज्यादा ना हो। दूसरे
जब वो उसको लाए तो दूसरा कोई संग ना हो। अगर भागने का खौफ हो तो बेड़ी उसके पैर में पड़ी रहे, इसका कोई मुजायका नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तीसरे ये कि बीन कोई उम्दा होनी चाहिए। महाराज ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है। इधर उधर देखा तो एक ब्राह्मण का लड़का चेतराम नामी उस उम्र का नजर आया। उसे हुक्म दिया कि तू जाकर तेज सिंह को ले आ। मीर मुंशी ने कहा, तुम जाकर पहरे वालों को समझा दो कि तेज सिंह के आने में कोई रोक टोक न करे, एक बेड़ी उसके पैर में जरूर पड़ी रहे। हुक्म पाकर चेतराम तेज सिंह को लेने गया और मीर मुंशी ने भी पहरे वालों को महाराज का हुक्म सुनाया। उन लोगों को क्या खर्च था, तेज सिंह को अकेले रवाना कर दिया। तेज सिंह तुरंत समझ गए कि कोई दोस्त जरूर यहां आ पहुंचा है, तभी तो उसने ऐसी चालाकी की शर्त से मुझको बुलाया है। खुशी खुशी चेतराम के साथ रवाना हुए। जब महफिल में आए, अजब तमाशा नजर आया। देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी है और सब उसी की तरफ देख रहे हैं। जब तेज सिंह महफिल के बीच में पहुंचे, रंभा ने आवाज दी, आओ तेज सिंह। रंभा कब से आपकी राह देख रही है। भला वो बीन कब भूलेगी जो आपने नौगढ़ में बजाई थी। ये कहते हुए रंभा ने तेज सिंह की तरफ देखकर बाईं आंख बंद की। तेज सिंह समझ गए कि ये चपला है। बोले, रंभा तू आ गई। अगर मौत भी सामने नजर आती हो तो भी तेरे साथ बीन बजा के मरूंगा, क्योंकि तेरे जैसी गाने वाली भला कहां मिलेगी। तेज सिंह और रंभा की बात सुनकर महाराज को बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर धुन तो ये थी कि कब बीन बजे और कब रंभा गाए। बहुत उम्दा बीन तेज सिंह के सामने रखी गई और उन्होंने बजाना शुरू किया। रंभा भी गाने लगी। अब जो समा बंधा उसकी क्या तारीफ की जाए। महाराज तो सकते की सी हालत में हो गए, औरों की कैफियत दूसरी हो गई। एक ही गीत का साथ देकर तेज सिंह ने बीन हाथ से रख दी। महाराज ने कहा, क्या हुआ तेज सिंह, और बजाओ। तेज सिंह ने कहा, बस मैं एक रोज में एक ही गीत या बोल बजाता हूं, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको सुनने का ज्यादा शौक हो तो कल फिर सुन लीजिएगा। रंभा ने भी कहा, हाँ महाराज, यही तो ऐब है इनमें। राजा सुरेंद्र सिंह जिनके नौकर थे, कहते कहते थक गए, मगर इन्होंने एक न मानी, एक ही बोल बजा कर रह गए। क्या हर्ज है, कल फिर सुन लीजिएगा। महाराज सोचने लगे कि अजब आदमी है, भला इसने क्या फायदा सोचा है। अफसोस मेरे दरबार में ये न हुआ। रंभा ने भी बहुत कुछ अर्ज करके गाना मौकूफ किया। सभी के दिल में हसरत बनी रह गई। महाराज ने अफसोस के साथ मजलिस बर्खास्त की और तेज सिंह फिर उसी चेतराम ब्राह्मण के साथ जेल भेज दिए गए। महाराज को तो अब इश्क ही हो गया कि तेज सिंह की बीन के साथ रंभा का गाना सुने। फिर दूसरे रोज महफिल हुई और उसी चेतराम ब्राह्मण को भेजकर तेज सिंह बुलाए गए। उस रोज भी एक बोल बजाकर उन्होंने बीन रख दी। महाराज का दिल न भरा। हुक्म दिया कि कल पूरी महफिल हो। दूसरे दिन फिर महफिल का सामान हुआ। हर कोई आकर पहले से ही जमा हो गया, मगर रंभा महफिल में जाने के वक्त से घंटे भर पहले दांव बचा चेतराम की सूरत बनाकर कैद खाने में तेज सिंह के पास पहुंची। पहरे वाले जानते ही थे कि चेतराम अकेला तेज सिंह को ले जाएगा। महाराज का हुक्म ही ऐसा है। उन्होंने ताला खोलकर तेज सिंह को निकाला और पैर में बेड़ी डालकर चेतराम के हवाले कर दिया। चेतराम यानी चपला उनको लेकर चलते बने। थोड़ी दूर जाकर चेतराम ने तेज सिंह की बेड़ी खोल दी। अब क्या था, दोनों ने जंगल का रास्ता लिया। कुछ दूर जाकर चपला ने अपनी सूरत बदल ली और असली सूरत में हो गई। अब तेज सिंह उसकी तारीफ करने लगे। चपला ने कहा, आप मुझको शर्मिंदा न करें, क्योंकि मैं अपने को इतना चालाक नहीं समझती जितनी तारीफ आप कर रहे हैं। फिर मुझको आपको छुड़ाने की कोई गरज भी न थी।
सिर्फ चंद्रकांता की बेमुरव्वत से मैंने ये काम किया। तेज सिंह ने कहा, ठीक है भाई, तुमको मेरी गरज काहे को होगी। गरजू तो मैं ठहरा कि तुम्हारे साथ सपर्दा बना। जो काम बाप दादाओं ने कभी न किया था सो भी करना पड़ा। ये सुनकर चपला भी हंस पड़ी और बोली, बस माफ कीजिए, ऐसी बातें न करिए। तेज सिंह ने कहा, वाह, माफ क्या करना, मैं बगैर मजदूरी लिए न छोड़ूंगा। चपला ने कहा, मेरे पास क्या है जो मैं दूं? उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है वही मेरे लिए बहुत है। चपला ने कहा, खैर, इन बातों को जाने दीजिए और ये कहिए कि यहां से खाली ही चलिएगा या महाराज शिवदत्त को कुछ हाथ भी दिखाइएगा। तेज सिंह ने कहा, इरादा तो मेरा भी यही था, आगे तुम जैसा कहो। चपला ने कहा, जरूर कुछ करना चाहिए। बहुत देर तक आपस में सोच विचार कर दोनों ने एक चालाकी ठहराई, जिसे करने के लिए ये दोनों उस जगह से दूसरे घने जंगल में चले गए। बयान 18। अब महाराज शिवदत्त की महफिल का हाल सुनिए। महाराज शिवदत्त सिंह महफिल में आ विराजे। रंभा के आने में देर हुई तो एक चौबदार को कहा कि जाकर उसको बुला लाए और चेतराम ब्राह्मण को तेज सिंह को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद चौबदार ने आकर अर्ज किया कि महाराज, रंभा तो अपने डेरे पर नहीं है, कहीं चली गई। महाराज को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो उसको जी से चाहने लगे थे। दिल में रंभा के लिए अफसोस करने लगे और हुक्म दिया कि फौरन उसे तलाश करने के लिए आदमी भेजे जाए। इतने में चेतराम ने आकर दूसरी खबर सुनाई कि कैद खाने में तेज सिंह नहीं है। अब तो महाराज के होश उड़ गए। सारी महफिल तंग हो गई कि अच्छी गाने वाली आई जो सभी को बेवकूफ बनाकर चली गई। घसीटा सिंह और चुन्नीलाल अय्यार ने अर्ज किया, महाराज, बेशक वो कोई अय्यार था जो इस तरह आकर तेज सिंह को छुड़ा ले गया। महाराज ने कहा, ठीक है, मगर काम उसने काबिले इनाम किया। अय्यारों ने भी तो उसका गाना सुना था, महफिल में मौजूद ही थे। उन लोगों की अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए थे कि कोई उसको न पहचाना। लानत है तुम लोगों के अय्यार कहलाने पर। यह कहकर महाराज गम और गुस्से से भरे हुए उठकर महल में चले गए। महफिल में जो लोग बैठे थे उन लोगों ने अपने घर का रास्ता लिया। तमाम शहर में यह बात फैल गई, जिधर देखिए यही चर्चा थी। दूसरे दिन जब गुस्से में भरे हुए महाराज दरबार में आए तो एक चौबदार ने अर्ज किया, महाराज, वो जो गाने वाली आई थी असल में वो औरत ही थी। वो चेतराम मिश्र की सूरत बनाकर तेज सिंह को छुड़ा ले गई। मैंने अभी उन दोनों को उस सलई वाले जंगल में देखा है। ये सुनकर महाराज को और भी ताज्जुब हुआ। हुक्म दिया कि बहुत से आदमी जाएं और उनको पकड़ लाएं। पर चौबदार ने अर्ज किया, महाराज, इस तरह वो गिरफ्तार न होंगे, भाग जाएंगे। हाँ, घसीटा सिंह और चुन्नीलाल मेरे साथ चले तो मैं दूर से इन लोगों को दिखला दूं, ये लोग कोई चालाकी करके उनको पकड़ लें। महाराज ने इस तरकीब को पसंद करके दोनों अय्यारों को चौबदार के साथ जाने का हुक्म दिया। चौबदार उन दोनों को लिए हुए उस जगह पर पहुंचा जिस जगह उसने तेज सिंह का निशान देखा था, पर देखा वहां कोई नहीं है। तब घसीटा सिंह ने पूछा, आप किधर देखें? उसने कहा, क्या यह जरूरी है कि वो तब से अब तक किसी पेड़ के नीचे बैठे रहे? इधर उधर देखिए, कहीं होंगे। ये सुन घसीटा सिंह ने कहा, अच्छा चलो, तुम ही आगे चलो। वे लोग इधर उधर ढूंढने लगे। इसी समय एक अहीरिन सिर पर खचिए में दूध लिए आती नजर पड़ी। चौबदार ने उसको अपने पास बुलाकर पूछा कि तूने इस जगह कहीं एक औरत और मर्द को देखा है? उसने कहा, हाँ हाँ, उस जंगल में मेरा अडार है, वहां बहुत सी गाय भैंसें मेरी वहां रहती हैं। अभी मैंने उन दोनों के पास 2 पैसे का दूध बेचा है और बाकी दूध लेके शहर बेचने जा रही हूँ।
ये सुनकर चौबदार बतौर इनाम के 4 पैसे निकालकर उसको देने लगा, मगर उसने इनकार किया और कहा कि मैं तो सेंध के पैसे नहीं लेती। हाँ, 4 पैसे का दूध आप लोग लेकर पी लें तो मैं शहर जाने से बचूं और आपका एहसान मानूं। चौबदार ने कहा, क्या हर्ष है, तो दूध ही दे दे। बस अहिरिन ने खांचा रख दिया और दूध देने लगी। चौबदार ने उन दोनों अय्यारों से कहा, आइए आप भी लीजिए। उन दोनों अय्यारों ने कहा, नहीं, हमारा जी नहीं चाहता। वो बोली, अच्छा, आपकी खुशी। चौबदार ने दूध पिया और तब फिर उन दोनों अय्यारों से कहा, वाह क्या दूध है, शहर में तो आप लोग रोज पीते ही हैं, भला आज इसको भी तो पीकर मजा देखिए। उसके जिद करने पर दोनों अय्यारों ने भी दूध पिया और 4 पैसे दूध वाली को दिए। अब वे तीनों तेज सिंह को ढूंढने चले। थोड़ी दूर जाकर चौबदार ने कहा, अरे न जाने मेरा सिर क्यों घूमता है। घसीटा सिंह बोले, मेरी भी वही दशा है। चुन्नीलाल तो कुछ कहना ही चाहते थे कि गिर पड़े। इसके बाद चौबदार और घसीटा सिंह भी जमीन पर लेट गए। दूध बेचने वाली बहुत दूर नहीं गई थी। उन तीनों को गिरते देख दौड़ती हुई पास आई और लखलखा सुंघाकर चौबदार को होशियार किया। वो चौबदार तेज सिंह थे। जब होश में आए अपनी असली सूरत बना ली। इसके बाद दोनों की मुश्कें बांधी। गठरी कस एक चपला को और दूसरे को तेज सिंह ने पीठ पर लादा और नौगढ़ का रास्ता लिया। बयान 19। तेज सिंह को छुड़ाने के लिए जब चपला चुनारगढ़ गई तब चंपा ने जी में सोचा कि अयार तो बहुत से आए हैं और मैं अकेली हूं। ऐसा ना हो कि कभी कोई आफत आ जाए, तो ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिसमें अय्यारों का डर न रहे और रात को भी आराम से सोने में आए। ये सोचकर उसने एक मसाला बनाया। जब रात को सब लोग सो गए और चंद्रकांता भी पलंग पर जा लेटी, तब चंपा ने उस मसाले को पानी में घोलकर जिस कमरे में चंद्रकांता सोती थी उसके दरवाजे पर 2 गज इधर उधर लेप दिया और निश्चिंत हो राजकुमारी के पलंग पर जा लेटी। इस मसाले में यह गुण था कि जिस जमीन पर उसका लेप किया जाए, सूख जाने पर अगर किसी का पैर उस जमीन पर पड़े तो जोर से पटाखे की आवाज आए, मगर देखने में यह न मालूम हो कि इस जमीन पर कुछ लेप किया है। रात भर चंपा आराम से सोई रही। कोई भी आदमी उस कमरे के अंदर न आया। कोई भी आदमी उस कमरे के अंदर न आया। सुबह को चंपा ने पानी से वो मसाला धो डाला। दूसरे दिन उसने दूसरी चालाकी की। मिट्टी की एक खोपड़ी बनाई और उसको रंग रंगाकर ठीक चंद्रकांता की मूरत बनाकर जिस पलंग पर कुमारी सोया करती थी, तकिए के सहारे वो खोपड़ी रख दी और धड़ की जगह कपड़ा रखकर एक हल्की सी चादर उस पर चढ़ा दी, मगर मुंह खुला रखा और खूब रोशनी कर उस चारपाई के चारों तरफ वही लेप कर दिया। कुमारी से कहा, आज आप दूसरे कमरे में आराम करें। चंद्रकांता समझ गई और दूसरे कमरे में जा लेटी। जिस कमरे में चंद्रकांता सोई उसके दरवाजे पर भी लेप कर दिया गया और जिस कमरे में पलंग पर खोपड़ी रखी थी उसके बगल में एक कोठरी थी। चिराग बुझाकर आप उसमें सो गई। आधी रात गुजर जाने के बाद उस कमरे के अंदर से जिसमें खोपड़ी रखी थी पटाखे की आवाज आई। सुनते ही चंपा झट उठ बैठी और दौड़कर बाहर से किवाड़ बंद कर खूब गुल करने लगी। यहां तक कि बहुत सी लौंडियां वहां आकर इकट्ठी हो गई और एक ने जाकर महाराज को खबर दी कि चंद्रकांता के कमरे में चोर घुसा है। यह सुनकर महाराज खुद दौड़े आए और हुक्म दिया कि महल के पहरे से 10-5 सिपाही अभी आए। जब सब इकट्ठे हुए, कमरे का दरवाजा खोला गया। देखा कि राम नारायण और पन्ना लाल दोनों अय्यार भीतर हैं। बहुत से आदमी उन्हें पकड़ने के लिए अंदर घुस गए। उन अय्यारों ने भी खंजर निकालना शुरू किया। 4-5 सिपाहियों को जख्मी किया, पर आखिर पकड़े गए। महाराज ने उनको कैद में रखने का हुक्म दिया और चंपा से हाल पूछा। चंपा ने अपनी कार्रवाई कह सुनाई। महाराज बहुत खुश हुए और उसको इनाम देकर पूछा, चपला कहाँ है? उसने कहा,
वो बीमार है। फिर महाराज ने और कुछ न पूछा और अपनी आराम गाह में चले गए। सुबह को दरबार में उन दोनों अय्यारों को तलब किया। जब वो आए तो पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पन्ना लाल बोला, सरतोड़ सिंह। महाराज को उसकी ढिठाई पर बड़ा गुस्सा आया। कहने लगे, ये लोग बदमाश हैं, जरा भी नहीं डरते। खैर, ले जाकर इन दोनों को खूब होशियारी के साथ कैद रखो। और हुक्म के मुताबिक वो कैद खाने में भेज दिए गए। महाराज ने हरदयाल सिंह से पूछा, दीवान साहब, कुछ तेज सिंह का पता लगा? हरदयाल सिंह ने कहा, महाराज, अभी तक तो पता नहीं लगा। ये अय्यार जो दोनों पकड़े गए हैं, इन्हें खूब पीटा जाए तो शायद ये लोग कुछ बताएं। महाराज ने कहा, हाँ ठीक है, मगर तेज सिंह आएगा तो नाराज होगा कि अय्यारों को क्यों मारा। ऐसा कायदा नहीं है। खैर, कुछ दिन तेज सिंह की राह और देख लो, फिर जैसा मुनासिब होगा किया जाएगा। मगर इस बात का ख्याल रखना कि तुम फौज के इंतजाम में होशियार रहना, क्योंकि शिवदत्त सिंह का चढ़ाना अब ताज्जुब नहीं है। हरदयाल सिंह ने कहा, मैं इंतजाम से होशियार हूं। सिर्फ एक बात महाराज से इस बारे में पूछनी थी, जो एकांत में अर्ज करूंगा। जब दरबार बर्खास्त हो गया तो महाराज ने हरदयाल सिंह को एकांत में बुलाया और पूछा, कहिए, वो कौन सी बात है? उन्होंने कहा, महाराज, तेज सिंह ने मुझसे कई बार कहा था, बल्कि कुंवर वीरेंद्र सिंह और उनके पिता ने भी फरमाया था कि यहाँ के सब मुसलमान क्रूर के तरफदार हो रहे हैं। जहां तक हो, इनको कम करना चाहिए। मैं देखता हूं तो ये बात ठीक मालूम होती है। इसके बारे में जैसा हुक्म हो किया जाए। महाराज ने कहा, ठीक है, हम खुद इस बात के लिए तुमसे कहने वाले थे। खैर, अब कह देते हैं कि तुम धीरे धीरे सब मुसलमानों को नाजुक कामों से बाहर कर दो। हरदयाल सिंह ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ये कहकर महाराज से रुखसत हो अपने घर चले आए। बयान 20। महाराज शिवदत्त सिंह ने घसीटा सिंह और चुन्नी लाल को तेज सिंह को पकड़ने के लिए भेजकर दरबार बर्खास्त किया और महल में चले गए। मगर दिल उनका रंभा की जुल्फों में ऐसा फंस गया था कि किसी तरह निकल ही नहीं सकता था। महारानी से भी हंसकर बोलने की नौबत न आई। महारानी ने पूछा, आपका चेहरा सुस्त क्यों है? महाराज ने कहा, कुछ नहीं, शायद जागने से ऐसी कैफियत है। महारानी ने फिर पूछा, आपने वादा किया था कि उस गाने वाली को महल में लाकर तुम्हें भी उसका गाना सुनवाएंगे, सो क्या हुआ? जवाब दिया, वो हम ही को उल्लू बनाकर चली गई। तुमको किसका गाना सुनाए? यह सुनकर महारानी कलावती को बड़ा ताज्जुब हुआ। पूछा, क्या? कुछ खुलासा कहिए, क्या मामला है? इस समय मेरा जी ठिकाने में नहीं है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। यह कहकर महाराज वहां से उठकर अपने खास कमरे में चले गए और पलंग पर लेटकर रंभा को याद करने लगे और मन में सोचने लगे, रंभा कौन थी? इसमें तो कोई शक नहीं कि वो थी औरत ही। फिर तेज सिंह को क्यों छुड़ा दी गई? उस पर वो आशिक तो नहीं थी जैसा कि उसने कहा था। ओह, हाय रंभा, तूने मुझे घायल कर डाला। क्या इसी वास्ते तू आई थी? क्या करूं, कुछ पता भी नहीं मालूम कि तुमको ढूंढूं। दिल की बेताबी और रंभा के ख्याल में रात भर नींद न आई। सुबह को महाराज ने दरबार में आकर दरियाफ्त किया।
घसीटा सिंह और चुन्नी लाल पता लगा कर आए कि नहीं? मालूम हुआ कि अभी तक वो लोग नहीं आए। ख्याल रंभा की ही तरफ था। इतने में बद्रीनाथ, नाजिम, ज्योतिषी जी और क्रूर सिंह पर नजर पड़ी। उन लोगों ने सलाम किया और एक किनारे बैठ गए। उन लोगों के चेहरे पर सुस्ती और उदासी देखकर और भी रंज पड़ गया, मगर कचहरी में उनसे कोई हाल न पूछा। दरबार बर्खास्त करके तलखिए में गए और पंडित बद्रीनाथ, क्रूर सिंह, नाजिम और जगन्नाथ ज्योतिषी को तलब किया। जब वो लोग आए और सलाम करके अदब के साथ बैठ गए, तब महाराज ने पूछा, कहो, तुम लोगों ने विजयगढ़ जाकर क्या किया? पंडित बद्रीनाथ ने कहा, हुजूर, काम तो यही हुआ कि भगवान दत्त को तेज सिंह ने गिरफ्तार कर लिया और पन्नालाल और राम नारायण को एक चंपा नामी औरत ने बड़ी चालाकी और होशियारी से पकड़ लिया। बाकी मैं बच गया। उनके आदमियों में सिर्फ तेज सिंह पकड़ा गया और जिसको ताबेदार ने हुजूर में भेज दिया था, सिवाय इसके और कोई काम न हुआ। महाराज ने कहा, तेज सिंह को भी एक औरत छुड़ा ले गई। काम तो उसने सजा पाने लायक किया, मगर अफसोस, ये तो मैं जरूर कहूंगा कि वो औरत ही थी जो तेज सिंह को छुड़ा ले गई, मगर कौन थी ये मालूम न हुआ। तेज सिंह को तो लेती ही गई, जाती दफा चुन्नी लाल और घसीटा सिंह पर भी मालूम होता है कि हाथ फेरती गई। वो दोनों उसकी खोज में गए थे, मगर अभी तक नहीं आए। क्रूर की मदद करने से मेरा नुकसान ही हुआ। खैर, अब तुम लोग ये पता लगाओ कि वो औरत कौन थी जिसने गाना सुनाकर मुझे बेताब कर दिया और सभी की आंखों में धूल डालकर तेज सिंह को छुड़ा ले गई। अभी तक उसकी मोहिनी सूरत मेरी आंखों के आगे फिर रही है। नाजिम ने तुरंत कहा, हुजूर, मैं पहचान गया। वो जरूर चंद्रकांता की सखी चपला थी। ये काम उसके सिवाय किसी दूसरे का नहीं। महाराज ने पूछा, क्या चपला चंद्रकांता से भी ज्यादा खूबसूरत है? नाजिम ने कहा, महाराज, चंद्रकांता को तो चपला क्या पाएगी, मगर उसके बाद दुनिया में कोई खूबसूरत है तो चपला ही है। और महाराज, वो तेज सिंह पर आशिक भी है। इतना सुन महाराज कुछ देर तक हैरानी में रहे, फिर बोले, चाहे जो हो, जब तक चंद्रकांता और चपला मेरे हाथ न लगेंगी मुझे आराम न मिलेगा। बेहतर है कि मैं इन दोनों के लिए जय सिंह को चिट्ठी लिखूं। क्रूर सिंह बोला, महाराज, जय सिंह चिट्ठी को कुछ न मानेंगे। महाराज ने जवाब दिया, क्या गर्ज है, अगर चिट्ठी का कुछ ख्याल न करेंगे तो विजयगढ़ को फतह ही करूंगा। यह कहकर उन्होंने मीर मुंशी को तलब किया। जब वो आ गया तो हुक्म दिया, राजा जय सिंह के नाम मेरी तरफ से खत लिखो कि चंद्रकांता की शादी मेरे साथ कर दें और दहेज में चपला को दे दें। मीर मुंशी ने बमूजिब हुक्म के खत लिखा, जिस पर महाराज ने मुहर करके पंडित बद्रीनाथ को दिया और कहा, तुम्हें इस चिट्ठी को लेकर जाओ, यह काम तुम्ही से बनेगा। पंडित बद्रीनाथ को क्या हर्ष था। खत लेकर उसी वक्त विजयगढ़ की तरफ रवाना हुआ।